नमस्कार दोस्तों। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज के मतलब कि 27 फरवरी के कोर्ट फोर्सेस राउंड की प्रॉब्लम ए। तो इस प्रॉब्लम का नाम था रीसेंट एक्शंस। ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है, तो यहाँ इन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखी है। हम इसको मतलब पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं कि ये क्या बोल रही है। तो देखिए, उन्होंने क्या बोला है कि ऐसे 1 से लेकर के n तक के ये पोस्ट्स है, ठीक है। ये वो पोस्ट्स है जिसमें रीसेंट एक्शंस कुछ हुए, जैसे कमेंट या फिर लाइक, ऐसा कुछ भी कुछ रीसेंट एक्शंस हुए। ये पोस्ट है जिनमें अभी रीसेंट एक्शंस हुए, ओके। और इनके अलावा इनके पीछे फिर ऐसे इनफाइनाइट पोस्ट्स और है, ओके। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि जब भी किसी पोस्ट पे कोई एक्शन होता है, मान लीजिए इस पोस्ट पे कोई एक्शन हुआ, तब क्या होगा कि ये पोस्ट जो होगी ये यहां से निकलकर इस टॉप पोजीशन पे आ जाएगी, ओके। इस टॉप पोजीशन पे आ जाएगी। तो जो पोस्ट यहां ऑलरेडी पहले से थी उसका क्या होगा, तो ये बाकी की सारी पोस्ट जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? ये पोस्ट जिसमें अभी कोई रिसेंट एक्शन हुआ वो निकलकर यहाँ टॉप पर आ जाएगी और ये बाकी की सारी पोस्ट पीछे शिफ्ट हो जाएगी, ओके। तो जब ये पीछे शिफ्ट होगी तो ये एक जो है लास्ट वाली जो सबसे पीछे वाली रहेगी, ये तो हमारी फील्ड से बाहर निकल जाएगी। सही बात है, क्योंकि एक नई पोस्ट यहाँ आई तो अब यहाँ पर से ये जो सबसे पीछे रही होगी ये हमारी रिसेंट एक्शन फील्ड से बाहर निकल गई, ओके। तो उन्होंने क्या बोला है कि हमको ऐसे देखिए उन्होंने क्या बोला है, हमको ऐसी नेक्स्ट एम रिसेंट पोस्ट मतलब एम पोस्ट दी होगी जिनमें रिसेंट एक्शन होने वाला है, ओके। नेक्स्ट एम पोस्ट दी होगी जिनमें रिसेंट एक्शन होने वाला है और ये जो एक्शन होगा ये इस टाइम पे होगा 1 2 3 डॉट 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 एम। तो इस टाइम तक ये रिसेंट एक्शन होगा। तो हमको क्या बताना है, फॉर ईच पोस्ट आई फाइंड द फर्स्ट टाइम इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिसेंट एक्शन फील्ड और से दैट इट वॉन्ट बी रिमूव्ड। क्या मतलब है इस बात का कि हमको जैसे मान लीजिए ऐसे 5 5 9 7 हमको ये एम पोस्ट दी है, क्या बोल रहे हैं कि इनमें रिसेंट एक्शन हुआ, ठीक है। तो इनमें रिसेंट एक्शन होगा तो क्या होगा, ये यहां से निकलकर यहां सामने आएगी और ये पोस्ट जो यहां पहले से थी ये यहां से निकलकर बाहर चली जाएगी, ओके। तो हमको क्या बताना है कि ये पोस्ट जो बाहर गई ये किस टाइम पे बाहर गई, जो पोस्ट बाहर गई ये किस टाइम पे बाहर गई ये हमको बताना है, ओके। और अगर ये पोस्ट कोई ऐसी पोस्ट होती है जो बाहर गई ही नहीं तो उसका टाइम हम लोग प्रिंट करेंगे -1। तो ये प्रॉब्लम थी हमारी कि ऐसे एन पोस्ट होंगी और एम हमको अलग से दूसरी पोस्ट दी होंगी जिनमें अभी रिसेंट एक्शन हुए हैं। तो ये पोस्ट जब एक एक करके आती जाएगी तो हमको बताना है कि ये पोस्ट किस टाइम पर बाहर जाएगी और अगर नहीं जाएगी तो उसकी जगह -1 प्रिंट करना है, ठीक है। एक टेस्ट केस लेते हैं, उससे ये और क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या बोल रही है। तो ये हमने एक टेस्ट केस लिया है। यहाँ पर क्या है कि ये शुरू में जो हमारी फील्ड थी, ओके, यहाँ ये 4 पोस्ट थी 1 2 3 एंड 4 और हमारी ये जो रिसेंट एक्शन वाली पोस्ट है ये अब एक एक करके आएगी, ठीक है। तो अब देखिए कैसा होगा। टाइम t इज इक्वल टू 1 पर सबसे पहले ये जो 5 वाली पोस्ट है इसमें कोई एक्शन हुआ, ठीक है। तो जब इसमें एक्शन हुआ तो हम देखेंगे कि ये फील्ड में ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं। तो इस फील्ड में ये पोस्ट नंबर 5 ये ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पोस्ट को फील्ड में ऐड करेंगे, कहां पर, टॉप पोजीशन पे, ओके। तो देखिए क्या होगा कि ये टॉप पोजीशन पे ऐड हो गई, बाकी सारी पीछे खसक जाएगी। तो ये ऐसा हो जाएगा 1 2 और 3, ओके। तो अब क्या हुआ, फील्ड में तो 4 ही पोजीशन की जगह थी, मतलब 4 ही पोस्ट की जगह थी। तो जो लास्ट वाली पोस्ट थी मेरी ये क्या होगी, ये बाहर निकल जाएगी। तो ये 4 वाली बाहर निकल गई। तो अब देखिए 4 वाली कब बाहर निकली, t इज इक्वल टू 1 पर जब ये पहली पोस्ट आई तब मेरी 4 वाली बाहर निकली। तो 4 का मेरा क्या हो जाएगा 1, ओके। अब आगे देखते, 9 वाली है तो 9 वाली को अब हम चेक करेंगे क्या 9 वाली पोस्ट पे एक्शन हुआ, ठीक है। क्या 9 वाली पोस्ट फील्ड में एग्जिस्ट करती है, तो जवाब है कि नहीं करती। तो क्या होगा, फिर से ये 9 वाली जो होगी ये टॉप पर आएगी, यहां पर आएगी और ये बाकी की पोस्ट इस तरफ खिसक जाएगी। तो क्या हो जाएगा 9 5 1 एंड 2, ओके। ये ऐसा हो गया। तो अब देखिए मेरी जो पोस्ट नंबर 3 थी ये तो अब फील्ड से बाहर निकल गई। तो पोस्ट नंबर 3 कब फील्ड से बाहर निकली, जब मेरा 2 आया, 9 आया, तब मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 2, कि ये जब 2 टाइम पर ये फील्ड से बाहर निकल गई। तो हमको एक्चुअली बताना ही यही है कि ये जो पोस्ट है ये फील्ड से बाहर कब निकली, ओके। फिर अगली मेरी पोस्ट क्या है 9 पे ही एक्शन हुआ।
तो 9 क्या इस फील्ड में एग्जिस्ट करती है? तो हाँ एग्जिस्ट करती है, तो मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा। ओके, ये ऐसा ही रहेगा। अब आती है बारी 5 की। तो ये जो 5 मेरा है, क्या ये फील्ड में एग्जिस्ट करता है? तो हाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट करता है तो मैं किसी को नहीं हटाऊंगा, और ये मेरा जो 5 है ये टॉप पे आ जाएगा। तो ये अब ये ऐसा बन जाएगा 5 9 1 और 2। ओके, इसमें रिसेंट एक्शन हुआ तो ये इसीलिए टॉप पे आ गया। ओके, अब लास्ट क्या है? 7। तो 7 पे एक्शन हुआ, तो 7 पे एक्शन हुआ तो मैं चेक करूंगा कि 7 इस फील्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्या? तो जवाब है कि नहीं करता। तो क्या होगा कि 7 यहाँ टॉप पे आ जाएगा। तो 7 यहाँ आया, बाकी सब राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये 5 9 और ये 1, तो 1 आया। तो अब क्या होगा, मेरा 2 तो फील्ड से बाहर चले गया। तो 2 फील्ड से बाहर कब गया? जब 7 आया। तो 7 कब आया? तो t इज इक्वल टू 5 पे आया। तो मैं 2 की जगह क्या लिखूंगा? 5। ये t इज इक्वल टू 5 पे बाहर गया। ठीक है, और हो गया। मेरी ये सारी रिसेंट एक्शन वाली पोस्ट मेरी खत्म हो गई। तो अब जो जो शुरू में थे, मतलब 1 से 4 तक जो जो शुरू में थे, अभी फील्ड में अभी तक कौन कौन बचे? तो 1 है, मतलब 1 अभी भी है, तो मतलब 1 बाहर नहीं गया। तो इसकी जगह मैं क्या प्रिंट करूंगा? -1। तो यहाँ पर आएगा -1। ओके, तो हमको ये टाइम बताना है कि कब ये बाहर गई, और अगर बाहर नहीं गई तो हम उसकी जगह लिखेंगे -1। ओके, तो इस टेस्ट केस के लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? -1 5 2 और 1। ओके, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए -1 5 2 एंड 1, ये याद रखिएगा। -5 2 1, सॉरी -1 5 2 1। ये मैंने ये वाला टेस्ट केस लिया था। n की वैल्यू 4 है, मतलब 1 से लेकर के 4 तक, और 5 9 9 5 7। तो ये टेस्ट केस नंबर कितना था? 1 2 3। तीसरा टेस्ट केस था। तो तीसरा टेस्ट केस देखिए, इसकी आंसर क्या है? -1 5 2 1। ओके, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। मैंने कैसे सोचा था, देखिए अगर इन्होंने हमको क्वेश्चन में बोल रखा है, अगर जो हमारी पोस्ट है जिसमें अभी एक्शन हुआ है वो अगर ऑलरेडी फील्ड में एग्जिस्ट करती है, तो किसी को बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। मतलब आप बात समझ रहे हैं? अगर वो पोस्ट फील्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो किसी को बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, और वो अपने आप ही शिफ्ट होके टॉप पे आ जाएगी। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी पोस्ट फील्ड से बाहर सिर्फ तभी निकलेगी जब कोई ऐसी पोस्ट आती है जो फील्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ रहे हैं आप? कि जब किसी ऐसी पोस्ट में, जैसे 7 में एक्शन हो रहा है और 7 अगर फील्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, तभी किसी को बाहर निकलना पड़ेगा, और बाकी टाइम तो बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक सेट बना लूंगा। सेट क्यों बनाऊंगा? तो सेट में सिर्फ डिस्टिंक्ट नंबर ही इंसर्ट होते हैं। ओके, मैं सेट बना लूंगा, और जो जो पोस्ट मेरी आती जा रही है उसको मैं सेट में इंसर्ट करता जाऊंगा। ठीक है, जो जो मेरी नई पोस्ट आती जा रही है उसको मैं सेट में इंसर्ट करता जाऊंगा, और हर एक पोस्ट के लिए हर एक पोस्ट को मैं सेट में फाइंड करूंगा। तो अगर मुझे वो सेट में मिल जाती है तो मतलब कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो मतलब किसी को बाहर नहीं निकलना है। और अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, तब मैं क्या करूंगा कि नया एलिमेंट जो आया उसको मैं सेट में इंसर्ट करूंगा, और जो भी मेरी मैं एक वेक्टर बना लूंगा। एक वेक्टर बना लूंगा, और इस वेक्टर में मैं क्या स्टोर करूंगा कि जब मेरा जो नया एलिमेंट आया है तो वो किस टाइम पे आया। ये हमको जो टाइम दिया हुआ था, तो मेरा नया एलिमेंट किस टाइम पे आया उसको मैं इस वेक्टर में स्टोर करूंगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि मुझे पता चलता जाएगा कि कौन सी पोस्ट कब बाहर निकली, और ये जो पोस्ट होंगी ये सिक्वेंशियली ही बाहर निकलेगी, कि सबसे पहले 4 निकलेगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्यों? क्योंकि ये इसी लाइन में खड़ी है, तो ऐसे ये बाहर निकलेगी। सबसे पहले 4, फिर 3 2 1। ओके, तो ये मैंने इस तरीके से सोचा था कि इस तरीके से करेंगे। एक सेट बना लूंगा ताकि पता चले कि कौन सी नई पोस्ट आ रही है, और जब नई पोस्ट आएगी सिर्फ तभी मैं वेक्टर में टाइम इंसर्ट कर दूंगा कि हाँ इस टाइम एक पोस्ट मेरी बाहर निकली। ओके, तो चलिए इस अप्रोच को कोड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये n और m इनपुट ले लिए। n क्या है? तो n जो अभी जो हमारी शुरू में इनिशियल पोस्ट हमको दी होगी 1 से लेकर के n तक, ये सारी पोस्ट है। और m क्या है? तो m हमारी नई पोस्ट होंगी जिनमें अभी रिसेंट एक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक सेट बना लेता हूँ इंटीजर का, और इसको नाम क्या दे देते हैं? st नाम दे देते हैं। ठीक है, और मैं एक वेक्टर बना देता हूँ इंटीजर का, इसमें इसका नाम दे देता हूँ आंसर। तो इस वेक्टर में हम लोग आंसर स्टोर करेंगे, और ये जो सेट है इसमें हम जो नई डिस्टिंक्ट पोस्ट आ रही है उसको स्टोर करेंगे। ओके, अब मैं एक फॉर लूप चला देता हूँ, फॉर इन
i is equal to 0, i is less than n, I plus plus. ओके ओके हाँ, तो क्या कि मैंने एक फॉर लूप चलाया, एन नहीं सॉरी एम, क्योंकि हमको एम नहीं पोस्ट इंटर लेनी है ना, तो आई इज लेस देन एम, तो एम टाइम से फॉर लूप चलेगा। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इफ मेरा जो सेट डॉट फाइंड सॉरी 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 सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक इंटीजर एक्स बना लूंगा और इसका इनपुट ले लूंगा एक्स। ओके हाँ, तो मैंने एक इंटीजर बनाया एक्स और उसका इनपुट ले लिया। ओके अब मैं क्या करूंगा कि इफ अगर ये जो एक्स इंटीजर है ये ऑलरेडी मेरे सेट में प्रेजेंट है, ओके एस टी डॉट फाइंड डज नॉट इक्वल्स टू एस टी डॉट एंड। ये मैंने क्या किया, तो ये सेट में कोई भी एलिमेंट ढूंढने का तरीका होता है, ये एस टी डॉट फाइंड फंक्शन जो है ये एक इटरेटर बनाएगा और सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए उसको इटरेट करेगा। ओके ढूंढेगा कि सेट में ये एलिमेंट एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर वो एंड तक नहीं पहुंचा तो इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट करता है, मतलब उसको पहले ही मिल गया। और अगर एंड तक पहुंच गया तो मतलब कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। ओके तो इसका मतलब है बेसिकली इस लाइन का कि जो भी हमारा एलिमेंट है वो सेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो मैं कंटिन्यू कर जाऊंगा कि आगे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एल्स अगर वो इस सेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं क्या करूंगा, सेट में वो एलिमेंट इंसर्ट कर दूंगा। ओके एस टी डॉट इंसर्ट एक्स, और मैं क्या करूंगा कि जो मेरा वेक्टर है आंसर, आंसर में मैं पुश बैक कर दूंगा क्या आई प्लस वन। ओके आई प्लस वन मैंने क्यों पुश बैक किया, अच्छा एक काम करते हैं आई ही पुश बैक कर देते, ये लूप में चला देता हूँ 1 से लेकर के n तक के लिए। ओके तो मैंने आई पुश बैक कर दिया। आई क्यों पुश बैक किया, तो ये वो टाइम है जब मेरा नया एलिमेंट आया। ओके तो वो टाइम मैंने पुश बैक कर दिया। और क्या करेंगे, अच्छा एक चीज और कर देते हैं कि अगर मेरा जो आंसर का जो साइज है ये इक्वल टू हो जाए n के। क्या मतलब है इसका, कि जो मेरा आंसर वाला जो वेक्टर है उसका साइज n के इक्वल हो गया। n क्या है, तो उतने ही रीसेंट पोस्ट थी हमारी इनिशियली, तो वही बाहर जा सकती है, तो उनका साइज अगर n के इक्वल हो गया तो मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक कर जाऊंगा। ओके सॉरी ब्रेक नहीं, कंटिन्यू कर जाऊंगा। ब्रेक क्यों नहीं, क्योंकि ये तो इनपुट तो हमको सारे लेने पड़ेंगे ना, इसलिए कंटिन्यू कर जाऊंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे वेक्टर अब तैयार हो चुका है कि किस टाइम पर हमारे एलिमेंट्स बाहर निकले। ओके तो बस हो गया, अब हमको क्या करना है, इस आंसर को पुश करना है। तो मैं इस आंसर का साइज ले लेता हूँ, इंट के इज इक्वल टू आंसर डॉट साइज। तो अब देखिए एक चीज हो सकती है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कुछ एलिमेंट अभी भी सेट के अंदर ही रहे हो, हमने जैसा देखा था। एक मिनट यहाँ वापस चलते हैं, जैसे कि इस केस में क्या होता है, अच्छा यहाँ पर बहुत मैसी हो गया कि कुछ एलिमेंट्स जो थे वो मेरे सेट में ही रह गए थे अंत तक, जैसे कि ये वाला 1 है पूरा खत्म होने तक भी अंदर ही था, तो इसकी जगह मुझे क्या प्रिंट करना था, -1 प्रिंट करना था। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने एलिमेंट्स रह चुके हैं, तो वो मुझे पता चलेगा वेक्टर के साइज से। ओके तो अगर ये जो मेरा वेक्टर का साइज है ये मेरा अगर n से छोटा होता है तो इसका मतलब है कि कुछ जगह अभी खाली है, तो जितनी जगह खाली है उतने एलिमेंट्स मेरे बच गए सेट में, उतने एलिमेंट्स के लिए मैं क्या करूंगा, -1 प्रिंट करवा दूंगा। तो while n माइनस के इज ग्रेटर देन 0, जब तक मेरे n माइनस के ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा, -1। ओके और k की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। ये लूप बेसिकली क्या करेगा, ये -1 प्रिंट करवा देगा उतने टाइम जितनी जगह हमारे पास बची है, मतलब कि जितने स्पेस हमारे पास बचे इस वेक्टर के बाद। ओके फिर लास्ट में क्या करेंगे, फॉर एक ऑटो इटरेटर बना देते हैं जो कि आंसर में इटरेट करेगा, हम प्रिंट करवा देंगे आई टी। ओके एंडल, तो ये था हमारा पूरा का पूरा कोड। तो क्या किया हमने, सबसे पहले एक सेट बनाया और एक वेक्टर बनाया। सेट क्यों बनाया, तो सेट में हमको डिफरेंट नंबर्स चाहिए थे कि कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं, और वेक्टर क्यों बनाया, तो वेक्टर में हमारा आंसर स्टोर होगा। तो आगे क्या, तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इस लाइन का मतलब है कि सेट में वो नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है,
करता है तो हम आगे कंटिन्यू कर जाएंगे कि आगे कुछ नहीं करना, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और वेक्टर में हम वो पुशबैक कर देंगे वो टाइम जब वो हमारा नया एलिमेंट इंसर्ट हुआ था। ओके, फिर लास्ट में हमको क्या करना था कि जितने एलिमेंट्स हमारे बच गए सेट के अंदर उनकी जगह क्या प्रिंट करवाना था, -1 प्रिंट करवाना था, तो हमने -1 प्रिंट करवा दिया, और लास्ट में हमने हमारा वेक्टर प्रिंट करवा दिया। अच्छा ओके, एक चीज यहाँ रह गई, इस वेक्टर को प्रिंट करवाने से पहले हमको इसको ना रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स आंसर डॉट बिगिन कॉमा आंसर डॉट एंड। रिवर्स क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स जो निकलेंगे वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलेंगे ना, कि मतलब सबसे पहले 4 निकलेगा, फिर 3, फिर 2, उस तरीके से, तो इसलिए हमको इस आंसर को रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, ताकि जो हमारा आंसर प्रिंट हो वो उसी ऑर्डर में प्रिंट हो। ओके, तो इसलिए हमने रिवर्स कर दिया। अब इस कोड को हम ले जाकर सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। ओके ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।